दोस्तों, जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है और वो चाह रहे हैं कि भविष्य में भी हमको मजबूरी में कोई टीका ना लेना पड़े, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये खबर होने वाली है। जिस तरह से अभी तक आप जागरूक हैं, इसीलिए टीका से बच पाए हैं, तो आगे भी इस जागरूकता में कुछ और जानकारियां ऐड कर लीजिए, ताकि हो सकता है भविष्य में आप षड्यंत्र में फंसे बिना सुरक्षित रहें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि WHO ने एक नया मीटिंग के बाद एक नया कैंपेन शुरू करने वाला है भविष्य में टीकाकरण को तेजाई से करने के लिए। साथ ही साथ भारत में चूंकि एक न्यायपालिका है जिसने अभी तक टीका की अनिवार्यता को रोक रखा है, लेकिन भारत की इस न्यायपालिका में भी एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और ये बदलाव अगर उन लोगों के अनुसार हो गया तो भारत में अब वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत में कर दिया जाएगा टीका अनिवार्य। पूरी खबर क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अवेकन भारत की इस नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं WHO की जो ताज़ा खबर है मैं वो बता देता हूं और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे भारत में हो सकता है टीका अनिवार्य। देखिए, WHO ने अभी हाल ही में एक मीटिंग कंडक्ट की और उसमें पाया कि बहुत सारे लोगों ने विश्व भर में, हालांकि टीकाकरण बहुत तेजी से हुआ है पूरे विश्व भर में, लेकिन पूरे विश्व भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक टीका की एक भी डोज नहीं ली है। और उससे भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक टीका ले लिया है लेकिन उसके बाद टीका नहीं लिया है। और इससे भी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने मजबूरी में या किसी कारणवश 2 टीके तो ले लिए हैं लेकिन अब तीसरा टीका लेने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो अब ऐसे में WHO चिंता जता रहा है कि टीकाकरण इतने बड़े स्तर पर करने के बाद भी अभी विश्व के बहुत सारे हिस्सों में अभी ये जो वायरस है, ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है, ये अभी भी अपना कहर ढा रही है। तो उसको रोकने के लिए अब इंश्योर करना होगा कि इतने प्रतिशत लोगों को एटलीस्ट टीकाकरण हो चुका है, नहीं हो चुका है। नहीं हो चुका होगा तो उस टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी WHO देगा हर एक देश की सरकारों को। इस तरह के और भी बहुत सारे बयान हैं। अगर आप चाहेंगे तो जो WHO का एक नोटिस है वो PDF फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा क्या क्या और रणनीति है WHO की। लेकिन देखिए, WHO चूंकि भारत सरकार तो है नहीं भी, अब WHO ने अगर कह भी दिया कि हाँ ठीक है, अभी अपने देशों में अनिवार्य कर दीजिए टीका को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लें, तो क्या भारत की न्यायपालिका, भारत के संविधान में, जो कि अभी तक भारत सरकार द्वारा या भारत की जो न्यायपालिका है उसने साफ साफ कह रखा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से टीका को फोर्स नहीं कर सकता, टीका पूरी तरह से स्वैच्छिक है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों ने टीका नहीं लिया। लेकिन अब हाल ही में जो ताजा खबरें हैं वो है कि भारत देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश का चुनाव होना है और इसमें एक व्यक्ति हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। अब इस नाम की सिफारिश हो रही है और आपको बता दूं कि 10 अक्टूबर को खबर आई कि जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ललित जी, वो खुद सिफारिश करेंगे इस व्यक्ति की। लेकिन अब इससे पहले कि अब ये कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, इस पर चर्चा करने से पहले आपको बता देता हूं कि जैसे ये खबरें आई, भारत के जो वर्तमान CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित जी, वो 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद ही ये 50वां मुख्य न्यायाधीश के तौर पर चुना जाएगा और उसमें नाम आ रहा है DY चंद्रचूड़। हालांकि ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि जैसे ही ये खबरें सोशल मीडिया पर या पूरे समाज में आई हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे आरोप लगे हैं कि ये जो चंद्रचूड़ हैं इन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कुछ आरोप सिद्ध भी हो गए हैं और चंद्रचूड़ बिल्कुल भी पात्र नहीं है इस पोस्ट के लिए। मुख्य आरोपों में एक आरोप ये भी इन पर लगा था कि इनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है और ये एक्चुअल में विदेशी ताकतों के कंट्रोल में ज्यादा रहेंगे और ऐसे इंसान को बिठाना मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर जिसका कंट्रोल विदेशी ताकतें कर रही हैं, तो ऐसे में हमारी न्यायपालिका भी हो सकता है कि उन षड्यंत्रकारी ताकतों के कंट्रोल में आ जाए।
लेकिन ये सिर्फ आरोप है। कई सारी फैक्ट चेक वेबसाइटों ने इसको नकार भी दिया कि ये सब आरोप बिल्कुल गलत। लेकिन भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप इन पर सिद्ध भी हो चुके हैं। तो ऐसे में इनका अगर डाटा देखा जाए तो काफी है तो धब्बेदार, कई सारे दाग लगे हुए हैं इनके दामन में। लेकिन अब ये चूंकि पूरी लड़ाई छिड़ चुकी है, एक तबका वो है जो विरोध कर रहा है, और खासकर अवेकन इंडिया मूवमेंट ने भी एक कैंपेन स्टार्ट किया है। एडवोकेट नीलेश ओझा जी को अभी आप सुनने वाले भी हैं, एक क्लिप में मैं चलाऊंगा उनकी, कि पूरा माजरा एक्चुअल में अभी क्या है वो एडवोकेट नीलेश ओझा जी के साथ ही सुनेंगे, उनके मुंह से ही, क्यों गलत हैं ये और इनके खिलाफ क्या कौन कौन आ चुके हैं, क्या उम्मीद है इनके न्यायाधीश बनने की। लेकिन देखिए, अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से एक बयान जारी हुआ है और बोला गया है कि यदि ये मुख्य न्यायाधीश बन गए तो जो अभी तक कुछ कोर्ट के द्वारा हमने अचीवमेंट हासिल की है मैंडेट्स को रोकने के लिए, ये सब आदेश फिर से निरस्त हो सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि WHO का प्रेशर वैसे भी बढ़ने वाला है हर एक देश पर, तो उधर अगर WHO का प्रेशर बढ़ा भारत पर और इधर भारत में अगर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ये हैं, तो ऐसे में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ऐसा अवेकन इंडिया मूवमेंट के कई सारे सदस्य कह चुके हैं। उन्होंने एक कैंपेन भी चलाया है, ईमेल्स करना है आपको, अभी 1-2 दिन का ही टाइम बचा है और भारी संख्या में आपने ईमेल भेजने हैं इस चयन को रोकने के लिए। अगर आप भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो पहला पिन कमेंट होगा उसमें आपको लिंक मिलेगा। जस्ट लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको बस ये जो ईमेल है वो ड्राफ्ट हो जाएगा और उसको बस सेंड का बटन दबाना है। लेकिन अगर आप जानना भी चाहते हैं इस ईमेल में क्या है तो वो पहले पढ़ लेना और उसके बाद आप सेंड कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी मुहिम हो सकती है। हालांकि अब कितनी जीत इसमें हासिल होगी कितनी नहीं होगी वो वक्त बताएगा, लेकिन अब पूरा मसला समझने के लिए कानूनी तौर पर आप सुनिए एडवोकेट नीलेश ओझा जी को। हाँ, तो अभी देखिए, जैसा रशीद खान जो पठान है उनका कंप्लेंट ये कॉग्निजेंस सब तरफ लिया गया और इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन कुमार मिश्रा बीच में आ गए चेयरमैन, और उन्होंने एक लेटर निकाला 5 पेज का लेटर, बोले ये फ्रीवोलस कंप्लेंट है ऐसा वैसा। अभी पहली चीज ये फ्रीवोलस कंप्लेंट थी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को क्या जरूरत थी इतना सब काम छोड़ के बैठकर 5 पेज का रिटोरिक्स लिखने की, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, उन्होंने जो लेटर निकाला है इटसेल्फ इज कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपको एक बताता हूं, सी रविचंद्र अय्यर वर्सेस जस्टिस एम भट्टाचार्य जी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1995 वॉल्यूम 5 SCC 457। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर तरीके से किया कि जजेस के खिलाफ कंप्लेंट कैसी करने की। तो इसी लॉ के तहत आर.के. पठान ने कंप्लेंट फाइल किया। अब कंप्लेंट फाइल हो गई और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर डिसीजन ले रहे हैं कुछ, तो बार ने क्या करने का करके उसमें लिखा कि व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीट ऑफ द मैटर to avoid embarrassment to him and to allow fairness in the procedure to be adopted in furtherance thereof, the bar should suspend all further action to enable the CJI of India, Chief Justice of India, to appropriately deal with the matter. This is necessary because any action he may take must not only be just but must also appear to be just to all concerned. That is, it must not even appear to have been taken under pressure from any quarter. On the decision being taken by Chief Justice, the matter should rest at that. If circumstances permit, it may be salutary to take the judge into confidence before initiating action वगैरह जो भी बोला है। तो उसमें क्लियर ये कर दिया है कि the bar association should take up the matter with the Chief Justice of High Court and await the response of the action taken further। इस तरह से कि जब सीजीआई के पास मैटर है तो आप ऐसा सारे काम अपने सस्पेंड कर देना चाहिए आपके एक्शन। तो इस लॉ के खिलाफ में एडवोकेट मनन मिश्रा ने पत्र निकाला और माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों ने कोई जजमेंट नहीं दिया है। उसके पहले इन्होंने जजमेंट दे दिया कि जस्टिस चंद्रचूड़ इज इनोसेंट एंड कंप्लेंट फाइल्ड बाय रशीद खान पठान इज फ्रीवोलस। अब ये जजमेंट ये देना इटसेल्फ इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कंटेम्प्ट तो है, उसके साथ में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ऐसी एक केस है 3 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने अभी लास्ट ईयर एडवोकेट को बोला कि मैटर हमारे पास सब जुड़ा है, तू जजमेंट कैसा दे रहा है कि ये होने वाला और ये नहीं होने वाला है। तो इसलिए वार्निंग दे रहे आज के बाद ऐसा नहीं करना।
आप जिस व्यक्ति को लॉ पता नहीं है, तो ये तो मुझे लॉ पता नहीं है, डिफेंस तो किसी को अवेलेबल नहीं है, एडवोकेट को तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं। ये पर्सन तो आप है, तो ऐसे पर्सन को एक्चुअली एडवोकेट बोल के काम करने का भी अधिकार नहीं है। तो इन सनद कैंसिल कर लेनी चाहिए, इनको बार काउंसिल से एक्सपेल करना चाहिए। इस तरह की एक इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से एक डिमांड की गई है, उसके लिए हम एक्शन ले रहे हैं। और आज ही आके पठान की तरफ से एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल, इन्होंने 100 करोड़ का डिफामेशन का नोटिस मनन मिश्रा को इशू किया है, और उसमें बताया कि तुमने तुम्हारे लेटर में परजुरी, फोर्जरी, डिफामेशन, कंटेम्प्ट के कितने ऑफेंसेस किए हैं। तो उसका मैं पूरा डिटेल दे दिया है कि उन्होंने कैसा कैसा गलत किया। एक चीज। दूसरी चीज आप गौर कीजिए, उन्होंने क्या कहा कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे का रिलेटेड मैटर था, वो मैटर शायद जस्टिस चंद्रचूड़ को पता नहीं था। इसको मनन मिश्रा को क्या वकील पत्र दिया है जस्टिस चंद्रचूड़ ने? उसको कैसे पता, उसको पता नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज, ऐसा मान के चलो, ठीक है, वो सेकंड पॉइंट पे तो मैं बाद में आता हूं, उसके पहले और एक सीरियस पॉइंट है। उन्होंने और एक बात कही, बोले ऐसे ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट रेगुलरली देता है। तो हमने उसको नोटिस में एक पूछा है कि मिस्टर मनन मिश्रा, बहुत ऑर्डर छोड़ दीजिए, आप एक ऑर्डर ऐसा दिखाइए जिसमें अपोजिट पार्टी को नोटिस दिए बगैर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुने बगैर डायरेक्ट नीचे का प्रोसीडिंग 3 महीने में डिसाइड करने का, और वो अर्जी डिसाइड करने का ऑर्डर कर दिया, जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट के भी रिकॉर्ड में नहीं है और हाई कोर्ट के भी रिकॉर्ड। एक ऑर्डर दिखा दो, रशीद खान पूरे उसके कंप्लेंट एलिगेशन वापस लेगा, माफी मांगेगा, नहीं तो आपके ऊपर ये इतनी कार्रवाई होने वाली है, ऐसा उस नोटिस में उन्होंने लिखा है। एक चीज। दूसरा, उनका कहना है कि उनको चंद्रचूड़ साहब को पता नहीं था। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, चंद्रचूड़ साहब को नहीं पता था। तो ऐसी, अगर आपको ये नहीं पता आपके लड़के का केस है, तो आपके सामने फाइल है, पिटीशन में वो ऐसा कोई अर्जी है ही नहीं रिकॉर्ड पे, तो आप ऑर्डर में कैसा लिख रहे हो कि जो स्टे वैकेट करने का अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट में ये कह रहे हैं पेंडिंग है, वो अर्जी डिसाइड किया जाए, और उसके वजह से मैं इसमें ऑर्डर कर रहा हूं। एक चीज। दूसरी चीज, मेनका गांधी का जो जजमेंट है, वहां से लेकर जब से लॉ बना है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड और दी अल्टरिंग पार्टी। तो अपोजिट पार्टी को सुने बगैर इस देश का ना कोई जज, ना कोई कलेक्टर, ना कोई मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी ऑर्डर पास किया होगा तो वो ऑर्डर नल एंड वाइड हो जाती है। लास्ट टाइम भी मैंने दोनों केस में बता दिए थे, तो वो बहुत सिंपल रूल है उसका। तो ये ऑर्डर नल एंड वाइड, मतलब तो ऐसी ऑर्डर कैसे पास कर दी उन्होंने, और यही केस में कैसे पास की जिसमें उनका बेटा था। तो इसके ऐसे कई फैक्टर है इस केस के, और खुद जस्टिस चंद्रचूड़ का एक जजमेंट है आर पारेख का, उसमें एक जज का डिसमिसल हुआ था, उसको इन्होंने अपील किया। तो उन्होंने उसमें कहा कि जज अगर जो सेटल्ड प्रिंसिपल रूल की बाहर जाके कोई ऑर्डर पास करता है, वेंटन ब्रीच ऑफ द रूल, तो इसका प्रिजम्पशन है कि जज वाज एक्चुएटेड विथ करप्ट मोटिव। इसमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, ये जज को डिसमिस करने के लिए खुद जस्टिस चंद्रचूड़ ने जजमेंट दिया है। तो ये फैक्टर थे। तो अभी देखिए, एक सिंपल चीज है, ऑनेस्ट अगर रहते ना मिस्टर मनन मिश्रा, तो ये क्या बोलते पता है, और इन्होंने क्या बोलना चाहिए था, केस की इंक्वायरी कर लो, जैसा अमेरिकन इंडिया मूवमेंट ने लेटर भेजा है कि रशीद खान के कंप्लेंट की इंक्वायरी कर लो। रशीद खान की कंप्लेंट झूठी है तो इसके खिलाफ 10 केस लगाओ, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे तरफ से इसके बाद केस करने के लिए। और अगर रशीद खान की कंप्लेंट सही है तो कितना सीरियस ऑफेंस है, सुप्रीम कोर्ट की मशीनरी का मिसयूज, लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन, सुप्रीम कोर्ट का खुद का कंटेम्प्ट। तो ये 409, 192 ऐसे कितने ऑफेंस होते हैं उसमें, और ये तो एक केस हमको मालूम है ऐसा कितना मिसयूज उन्होंने किया है। तो ऐसा व्यक्ति जज बनने के लायक है? आप तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने जा रहे हो। तो ये ऐसे केस में इंक्वायरी होना चाहिए,
दोनों पक्ष का, आप उसको दबा नहीं सकते। अगर आप उसको पेंडिंग में रखोगे तो ये पेंडिंग में रखना या रखने के लिए उकसाना, मनन मिश्रा क्या कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी और अन्य लोगों को क्या कह रहे हैं, मैटर पेंडिंग में डालो, मैटर ये करो, मैटर डिस्पोज ऑफ करो। तो ये एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, आईपीसी 218 का ऑफेंस कर रहे हैं, 201 का। वो क्या कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर किसी आदमी को बचाने के लिए मतलब जो पिनल कॉन्सिक्वेंस से बच जाए, इसके लिए कोई भी अधिकारी, जज या कुछ भी कोई काम करता है तो आईपीसी 218 के तहत सजा का हकदार रहेगा। तो मनन मिश्रा क्या कह रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, सारे पब्लिक सर्वेंट को, कि आप ये मैटर को क्लोज कर दो बिना इंक्वायरी के। तो ये जो इनका मैलाफाइड इंटेंशन है, इनके प्रेयर में ही दिख रहा है। ये एक पार्ट हो गया। सर वे कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर रहे हैं रशीद खान का, बोल के ये एसोसिएशन ऐसा किधर है ही नहीं, और उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट में क्या हो 3 महीने का सजा हुआ है, ये सब भी तो आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, सुनिए। तो उन्होंने क्या कहा कि बोले इन्होंने इनका एड्रेस नहीं दिया, ही नहीं दिया। अभी पूरा आज जो नोटिस भेजा है सब कोर्ट का, उसमें बताया कि ऑलरेडी माननीय राष्ट्रपति और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसके ऊपर एम ने भेजा है, उस पे पूरा लेटर हेड, एड्रेस, ईमेल आईडी सब दिया हुआ है। तो इसने क्या था, इनको मेन मुद्दे पे कुछ मिल नहीं रहा था, तो दिस इज कॉल्ड स्टॉर्म एंड फैलेसी। तो बोलने का इनका एड्रेस नहीं दिख रहा, इनका ये नहीं दिख रहा, उनका वो नहीं दिख रहा। अभी तो हमने 100 करोड़ डीडी से मांगा है नोटिस में। तो अभी तुमको लगता है कि आदमी अगर प्रॉपर एड्रेस वगैरह नहीं तो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, डोंट वरी। ये एक चीज है। दूसरी चीज, उन्होंने क्या कहा कि इनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नोटिस निकाला है, इनका सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन हुआ है। तो ये दोनों चीजें ना, दोनों स्टेटमेंट कंटेम्प्ट है। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट आज के नोटिस में वही लिखा है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहती है एवरीवन हैज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रूव्ड गिल्टी। जब तक कोर्ट किसी को गिल्टी प्रूव नहीं करता है, वो आदमी को प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस निकाला, मनीष गुप्ता का सुप्रीम कोर्ट का 1995 का जजमेंट है कि कोर्ट ने नोटिस निकाला कंटेम्प्ट की, डज नॉट मीन दैट कोर्ट हैड प्रूव्ड मींस फाउंड हिम गिल्टी, नो इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन। तो इन्होंने जो इन्फरेंस निकाला, दैट इटसेल्फ इज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सो ये एक कंटेम्प्ट हो गया और ये डिफामेशन फिक्स हो गया इसमें। दूसरा, जो 3 महीने की सजा का जो कह रहे हो, वो जजमेंट का, सेंटेंस का तो एग्जीक्यूशन खुद माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टे करके रखा है, और उसमें वन इंट्रा कोर्ट अपील का उसका हियरिंग चल रहा है। दूसरी चीज, वो जिस आधार पे कॉग्निजेंस लिया था, वो पीएन तुड़ा के जजमेंट के गाइडलाइन के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया था, वो इलीगल है, झूठे डॉक्यूमेंट के आधार पे सजा दी गई, ये स्टैंड लिया गया। और वो जजमेंट को, कन्विक्शन के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने प्रशांत भूषण के केस में ओवररूल कर दिया, कि कहा कि नहीं, पीएन तुड़ा फॉलो करना ही पड़ेगा। अब वो ओवररूलिंग का इफेक्ट यह है कि कन्विक्शन और सेंटेंस हमारा विशेट हो गया है। ये भी बात आज नोटिस में लिखी, तो इसने आधी बात लिखा, आधी कन्वीनियंटली छुपाया। Therefore, advocate Manan Mishra is guilty of contempt, defamation और twisting, concealing, dishonest concealment of facts का इसका जो है, इसका ऑफेंस आईपीसी 192, 193, ये अदर 471, 474, ये जो सेक्शन लगते हैं, तो इसमें 7-7 साल की सजा है उनको। तो ये एक नोटिस में लिखा है। दूसरी चीज, इन्होंने बार काउंसिल के लेटर हेड पे ऐसा गलत नोटिस निकाला है। तो बार काउंसिल मतलब उनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो पब्लिक का है। ये तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड किया तुमने, तुम्हारे पर्सनल काम के लिए, गलत इलीगल ऑर्डर लेटर निकालने के लिए। तो इसके लिए आईपीसी 409 में इन लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की भी सजा है। तो वो भी आज के नोटिस में लिखा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं मैं, इन्होंने क्या कहा कि इस देश की सारी पब्लिक को और इंडियन बार को जस्टिस चंद्रचूड़ पे फुल फेथ है। तो आज रशीद खान के नोटिस में इनको पहला सवाल ये पूछा कि आपको इंडिया के सारे 135 करोड़ सिटीजन ने कौन सा एथोराइजेशन लेटर दिया है स्टेटमेंट देने का, वो प्रोड्यूस करो, नहीं तो जेल में जाने की तैयारी रखो। या तो ऐसा कौन सा सर्वेक्षण कराया तुमने ऑनलाइन पूरे इंडिया के 135 करोड़ लोगों का, यस यस सब लोगों का कहना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ पे हमारा फुल फेथ है। बल्कि हमने लिस्ट दी कि ये लाखों करोड़ों लोग हैं, ये सोशल मीडिया ये लिंक्स है, आप देख लो। इतने लोग कहते हैं कि हमको जस्टिस चंद्रचूड़ को सीजीआई बनने में हमारा ऑब्जेक्शन है, वी डोंट वांट दिस पर्सन एज सीजीआई।
तो ऐसे कंडीशन में मनन मिश्रा का जजमेंट स्टेटमेंट जो लेटर है कि नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू प्लीज, मतलब ये साइकोफेंसी जो इसको बोलते चमचागिरी, इसको बोलते चापलूसी, बस इसका एक अटेम्प्ट है। ये हमने लास्ट टाइम इंटरव्यू में डिस्कस किया था कितने सारे फैक्शंस है भारत में जो इनके अगेंस्ट है, और सर हम श्योर के इन्होंने इतनी जल्दी लेटर निकाला है तो उनकी बार को भी उन्होंने कुछ मीटिंग वगैरह किया नहीं होगा, ऐसे ही दे दिया है ना। यस, नो रिजोल्यूशन, बार काउंसिल के सारे मेंबर का कोई रिजोल्यूशन नहीं है। वो स्टेटमेंट उनका पर्सनल है, शो कर रहे कि बार काउंसिल का सबका है, स्टेटमेंट उनका पर्सनल है। इसके पहले भी इन्होंने ऐसे ही कई मिस्चिफ किया है, इसके पहले भी इनके खिलाफ में नोटिस एक्सचेंज वगैरह सारे टाइप हुए हैं। अभी तो सिंपल है, एकदम सिंपल, अभी नोटिस दिया 100 करोड़ का। अगर आपको आपके पास में कोई जवाब है तो आप रशीद खान पे केस डालो, अगर नहीं जवाब है तो जेल में जाने की तैयारी रखो। एकदम सिंपल है। एक विषय। दूसरा विषय, इन्होंने क्या किया, वो नोटिस में एक वर्ड लिखा कि जो जस्टिस आर.एफ. नरीमन का जो जजमेंट था, वो एक एडवोकेट कन्विक्ट किया था, तो उसके बारे में फ्रिवोलस कंप्लेंट फाइल की गई। तो इसके वजह से देश के मैक्सिमम वकील मनन मिश्रा के खिलाफ हो गए। क्यों पता है क्या? वो जजमेंट क्या था, नेशनल कैंपेन वाला, इनका मैथ्यू नेदुम्बरा का जो कन्विक्शन का, वो जजमेंट में जस्टिस नरीमन ने कहा कि अगर कोई भी एडवोकेट आर्गुमेंट करके चला जाता है, मतलब आर्गुमेंट आज हो गया, क्लोज फॉर ऑर्डर है, जज को लगा, जज के मन में आया, तो जज डायरेक्ट उसको कन्विक्शन और सजा दे सकता है, वो वकील को। कोई ट्रायल की जरूरत नहीं, उसको पूछने का नहीं, कुछ नहीं। बल्कि वो जजमेंट जो है वो पर इंक्विरियम और ओवररूल्ड भी है, क्योंकि उसने वो जजमेंट में उन्होंने अर्लियर जो डॉक्टर एल.पी. मिश्रा का लार्जर बेंच का जजमेंट था उसको ओवरलुक किया। उन्होंने री पोलार्ड का जो जजमेंट है प्रीवी काउंसिल का, जिसको सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने बोला था कि ये इंडिया में यही लॉ लगेगा, उसको ओवरलुक किया करके जस्टिस नरीमन का जजमेंट अटैक ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ बार था। तो वो जजमेंट को ये पर्सन जो है मनन मिश्रा, ये चापलूसी में इतने गिर गए कि उन्होंने पूरे पूरे एडवोकेट के खिलाफ में बोल दिया। तो कई बार एसोसिएशन अभी इनके खिलाफ हो गए, अभी इनके खिलाफ अभी इनको मालूम पड़ेगा क्या होने वाला है, तो और क्या डिफेंड करेंगे कि ओवररूल्ड कुछ भी सब जुडाइस मैटर काहे में कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने इसके पहले भी एक एडवोकेट प्रशांत भूषण जी का एक हियरिंग चल रहा था मैटर में, जस्टिस दीपक मिश्रा के ऊपर एफआईआर का विषय चल रहा था, तो वहां जस्टिस दीपक मिश्रा ने इनको फोन करके बोल दिया क्या जो भी हुआ इनका, ये पहुंच गए वहां पर और वहां चिल्लाने लग गए, वो प्रशांत भूषण जी को इंसल्ट करने लग गए। तो प्रशांत भूषण साहब बोले ऐसा होता होगा तो वो फाइल लेके निकल गए कोर्ट से, ऐसा ही न्यूज आया था। तो इनका जो कंडक्ट है ना, मैंने ओवरऑल इनका स्टडी किया है, इनका सिर्फ चापलूसी का काम है। और इसकी अभी ये केस में तो पूरा प्रूव हो गया है, ये पर्सन को ना लॉ से कोई लेन देन है, ना बार के इससे कोई लेन देन है, ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से कोई लेन देन है। अगर सपोज मैं ईमानदार एडवोकेट हूं तो मैं क्या चाहूंगा, ये जो न्याय का पवित्र मंदिर है, इसमें जो भी गलत हो रहा है मैं उसको रोकूं। ये आदमी ने आज तक ऐसा कौन सा अटेम्प्ट किया? पिछली बार कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई न्याय मिलने की आशा नहीं है, पूरा इनके अंडर में, उनके अंडर में करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। तब क्या किया ये आदमी ने? जब मुंबई में दैनिक सामना पेपर में संजय राउत ने आर्टिकल लिखा कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब सत्ताधारी के जूते के नीचे है, तब क्या किया ये आदमी ने? तो ये कुछ भी नहीं है, ये इनको जहां पैसा मिलता है या जो भी स्पॉन्सरशिप होती है, जो भी इनको करने का होता है, तभी ये आदमी। और एक बताता हूं मैं कि ये लेटर इन्होंने लिखा है या एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ ने इनको बना कर दिया, ये भी अभी इंक्वायरी का पार्ट है। हमने अभी कंप्लेंट वगैरह हमारे भी जो भी हमने जहां भेजना था हमने भेज दिया है, अभी इंक्वायरी में सब बाहर आ जाएगा। तो ये सब ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या है, अभी तक इनको कोई ऐसा प्रॉपर मिला नहीं था झगड़ा करने वाला, लॉ के लिए लड़ने वाला, ये करके इनका आधे लोग वो मिलता है ऐसा तो इंटिमिडेट होके भाग जाते हैं, बट आप भागने वाला वैसे नहीं हो, आप तो डबल अटैक करोगे। नहीं, मैं अकेला नहीं, बहुत है। और एक स्टेटमेंट क्या दिया पता क्या? हैंडफुल लोग है बोले, 2-3 एडवोकेट है बोले बस। हाँ, क्या छोटा ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स मुंबई का पड़ा हुआ। तो इनको हमने रशीद खान का जो कंटेम्प्ट का केस बोला उसका हमने अपीयरेंस देकर भेजा है ऑर्डर के साथ। 145 एडवोकेट तो अपीयर हुए थे हमारे तरफ से हमको डिफेंड करने के लिए। तो अभी ये ऐसे इस तरह के डिफामेटरी स्टेटमेंट आप मालूम पड़ेगा। देखिए
बोल दिया ना, मामला कोर्ट के हिसाब से आ गया। रशीद खान 100 करोड़ का केस डालेगा। अब उसने अगर प्रूफ देने के तो रशीद खान के ऊपर झूठी केस का फाइल करने के लिए कार्रवाई हो जाएंगे, नहीं तो मनन मिश्रा को कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। अब सेकंड चीज, उसमें जो सीरियस मुद्दा था उस पर तो कोई वर्ड ही नहीं बोला उन्होंने। वैक्सीन का मैटर मैं वही बोलने वाला था, उसमें तो खाली क्या फ्रिवलेस है, ऐसा है वैसा है, कुछ बोला तो नहीं। मैंने बोला एक वर्ड बोला उन्होंने। आप यार ऐसा मत समझो, बार काउंसिल का चेयरमैन विद्वान आदमी, यार तुम क्या है उनका इतना मत नहीं, वो बोलो क्या यार। बोला कि मेरिट्स पे जज डिसाइड करता है ना। हाँ। उन्होंने बोला कि वो केसेस मेरिट्स ऑफ द केस पे डिसाइड किया तो उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं हो सकती है। तो हमने आज नोटिस में लिखा, उसको लिस्ट दिया, ये 25 जजमेंट है जो भी है, इसमें गलत जजमेंट मेरिट पे पास करने वाले जजेस को अरेस्ट किया गया, जेल में भेजा गया, पुलिस कस्टडी ली गई, उसको डिसमिस किया गया, सस्पेंड किया गया, कंटेम्प्ट की एक्शन ली गई, पूरी लिस्ट दी जजमेंट की। और ये सारे जजमेंट वो 165 पेज के कंप्लेंट में ऑलरेडी मेंशन है। तो मालूम रहने के बाद में ये स्टेटमेंट कर रहा है, तो मतलब ये इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट पर्सन, कि बौद्धिक बेईमानी। या तो फिर क्या बताया, इसको लॉ समझता नहीं इस व्यक्ति को, या तो फिर क्या है कि मालूम रह के भी झूठा लिख रहा है। तो दोनों कंडीशन में ये व्यक्ति सजा का भी हकदार है और ये व्यक्ति पूरा बार काउंसिल को, बार के नोबल प्रोफेशन को डैमेज कर रहा है। तो इस पे एक्शन जरूरी है, इसलिए इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से भी एक स्पेशल एक्शन ली जा रही है इनके खिलाफ। और सर वो कैसे बोल सकता है मेरिट्स पे सुना? वो चंद्रचूड़ ने तो काफी केस ऐसे ही डिसमिस कर दिया, सुना भी नहीं मैटर को। वही तो ये सबसे बड़ा जोक क्या है, कंप्लेंट में स्पेशल लिखा है कि उसने कहा कि हम सुनेंगे नहीं तुम्हारा केस, बल्कि खुद लॉ कहता था, जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस भूषण गवई साहब की बेंच जो है, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लिखा कि जब कभी वैक्सीन के मैंडेट से या कोई भी एपिडेमिक पैंडेमिक के जो भी मैंडेट्स है, उसके वजह से अगर किसी लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट को ये पिटीशन सुनना पड़ेगा। और वो मैटर सब्जुडाइज था, तब इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी देकर जुडिशियल इम्प्रोप्राइटरी करते हुए एक डिस्क्रिमिनेशन करके इन्होंने निशांत प्रजापति से लेकर कई लोगों के पिटीशन डिसमिस किए। ये एलिगेशन है। तो अगर एक सिंपल चीज, इनमें अगर इतना ही ऑनेस्टी और अगर लगता उनको कि नहीं नहीं ऐसा है, तो ये फिर पॉइंट टू पॉइंट लिखते ना, ये केस है, इसके बारे में इनका ये कहना है, और एक्चुअल में इन्होंने जो केस लॉ दिया है वो लागू नहीं पड़ता, और ये केस ऐसी नहीं। इन्होंने क्या लिखा पता है क्या? द साइटेशन गिवन बाय कंप्लेंट आर नॉट एप्लीकेबल। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा खुद को समझने लग गए मनन मिश्रा। नहीं, मैंने भी देखा है आपको आर्ग्यू करते हुए, जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट के केस में वो ला भी रहे थे तो आप बता रहे थे, रीजन दे रहे थे कि क्यों एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे ही थोड़ी हम तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी अथॉरिटी जब ऑर्डर लिखती है और कोई व्यक्ति अगर केस लॉ देता है तो अथॉरिटी को लिखना पड़ता है कि जिसने ये केस लॉ दिया है, इसमें ये रेशो लिखा है, और ये रेशो कैसा लागू पड़ता है और कैसा नहीं लागू पड़ता है, ये मैंडेटरी टू एवरी अथॉरिटी है। अब ये भी मनन मिश्रा भी तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में बैठे हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये जो गाइडलाइंस है, अगर आप 10 जजमेंट देखोगे, दत्तानी एंड एसोसिएट्स हो गया, या फिर इसका जो द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज का हो गया, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर हो गया, तो ऐसे प्रोमिनेंट होटल का दिल्ली हाई कोर्ट का 2015 का बहुत सुंदर जजमेंट, ऐसे कई जजमेंट्स है कि उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि कोई भी अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति के केस लॉ के बारे में कमेंट करते समय उसका रेफरेंस लिखे, रेशियो लिखे आइए। तो अब इन्होंने उसका भी कंडेम कर दिया, और इस पे भी जजमेंट है कि द्वारकेश शुगर इंडस्ट्री में लिखा कि कोई व्यक्ति बोलता वो केस लॉ एप्लीकेबल नहीं है, मींस ही इज एक्चुएटेड विद मैलिस एंड इल विल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज जुडिशियल एडवेंचरिज्म, उनको वो लॉ फॉलो नहीं करना था, या सच बहुत क्या बोलते इसको बिटर था, वो ट्रूथ उनको झेला नहीं जा रहा था, तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए ऐसा फ्रिवलस बोला। और कई ऐसे उनके मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ बोलो या मनन मिश्रा जी बोलो, इनके जो स्पेड फॉलोअर है बोला हाँ लिख दिया ना उसमें ऐसा है, बल्कि ये नहीं देख रहे कि पूरे ट्विटर पे, फेसबुक पे उनके जितने एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुबह ट्वीट किया, अरे बोले इट इज वेरी सैड, जज के ऊपर ये हो रहा है वो हो रहा है। उनके नीचे का कमेंट देखो, उन लोगों को मैं नहीं जानता,
इतने सुंदर सुंदर कमेंट उन लोगों ने लिखे हैं। वो लोग कहते हैं, बोले सब ठीक है लेकिन ये इतनी सीरियस कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन तो करो। जब वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करो, गलत है तो कार्रवाई करो ना। आपका सारा चिल्लाना इसलिए चला कि इन्वेस्टिगेशन ही ना हो, तो इसमें ही सब कुछ आ गया। तो जैसा जस्टिस कृष्णय्यर बोलते थे, यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। आप हमेशा एक ही आदमी को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते, आप इस देश की जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। बस अभी यही मेरे हिसाब से सबरी है।